हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है एक बार फिर से एलिमेंट एडुटेक की आज की शाम की क्लास में। आज की शाम की क्लास में बच्चों आप लोग पढ़ेंगे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जिन केसेस में एबनॉर्मल मोलर मास आते हैं उन प्रॉपर्टीज को आज आप पढ़ेंगे और उसका कारण सीखेंगे क्यों ऐसा होता है। आइए शुरू करते हैं और जल्दी से सबको जो है लिंक शेयर कर दीजिए, सबको इंफॉर्मेशन दे दीजिए। क्लास स्टार्ट हो गई है और एकदम अपने कॉपी पेन वगैरह सब कुछ लेकर के रेडी हो जाइए और जो आपके प्रॉब्लम हो वो भी पूछने के लिए रेडी हो जाइए। ये क्लास स्पेशली हमने जो है बनाई है आज की जेईई मेंस के लिए, और ये वीडियो जो है बाद वाले व्यूवर्स के लिए अगर मैं बोलूं तो यही है कि ये वीडियो बन रहा है जेईई मेंस, एडवांस और नीट के लिए, साथ साथ में बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर क्वेश्चन कोई भी आता है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और आइए तैयार हो जाते हैं और जल्दी से जो है साथ में आ जाइए जितने लोग भी हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि मेरे साथ इस समय कौन कौन है, बहुत जल्दी से देखता हूं मेरे साथ अभी कौन कौन आ गया है। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बिना कुछ लेट किए स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट और करते हैं 1-2 सेकंड्स के लिए। और मेरे ख्याल से अभी बच्चे जो है धीरे धीरे बातें रहेंगे, हमें क्लास स्टार्ट कर देना चाहिए बच्चों। देखिए क्या है कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमारी होती हैं उनमें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारी जो मोलर मास होते हैं ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वो सेम नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि जो हम कैलकुलेशन से हमें लगता है कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में इतना होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में इतना होगा, या हम सोचते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इतना होगा, ठीक है, या फिर ये हम सोचते हैं कि यहां पर जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो इतना होगा बाय कैलकुलेशन, लेकिन जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसके बराबर आती नहीं है वो वैल्यू। और ऑब्जर्वेशन में यानी कि एक्सपेरिमेंट के केस में हम देखते हैं कि जब वैल्यूज बराबर नहीं होती हैं तो आखिर इसका क्या कारण है और इस पर सवाल कैसे बनते हैं, यही आज आप सीखेंगे इस क्लास में। आइए तो जल्दी से बिना कुछ लेट किए जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए और इंफॉर्मेशन दे दीजिए सभी बच्चों को कि क्लास स्टार्ट हो गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ऐसा है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। यहां पर आप लिखेंगे कि जब कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जब कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर नहीं होती है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो इसको बेटा कहा जाता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बात समझेंगे, ये जो यहां पर शब्द है इसको समझना जरूरी है कि कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड से क्या मतलब है, दोनों चीजों को समझना जरूरी है। तो पहले हम समझेंगे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चा होती क्या है, ध्यान से समझेंगे। होता यहां पर क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हम एक केस लेते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमने 58.5 ग्राम NaCl ले लिया बेटा, नमक ले लिया। 58.5 ग्राम NaCl का मतलब 1 मोल हो गया, मतलब कि 1 मोल है NaCl है, ठीक है। और हमने यहां पर क्या किया, 10 kg ऑफ वाटर ले लिया और इसके साथ में हमें पता है कि वाटर के लिए Kb की वैल्यू 0.52 kg मोल इनवर्स होती है बच्चों, ठीक है, डन। ये किसी एक बच्चे को हमने इतना सारा मटेरियल दे दिया, उसको 10 kg वाटर दे दिया, 1 मोल जो है कॉमन सॉल्ट दे दिया 58.5 ग्राम, और उससे हमने ये पूछा कि बच्चे जरा बताओ कि अब अगर इतना पानी ले, 10 kg वाटर ले और उसमें इतना नमक घोल दे, तो बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना हो जाएगा। वो बच्चा जाएगा और बिना एक्सपेरिमेंट किए फटाफट कॉपी और पेन उठाएगा, जल्दी से कैलकुलेशन कर देगा। क्या करेगा कैलकुलेशन, देखो वो करेगा डेल्टा टीबी बराबर केबी मल्टीप्लाई मोलैलिटी लगा देगा, इसमें वैल्यूज पुट कर देगा
वैल्यूज क्या पुट करेगा, 0.52 मल्टीप्लाई मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्यूट 58.5, मोलर मास भी 58.5 होता है NaCl का, लगा देगा। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 10 लगा देगा, और उसके बाद वो तुरंत सर के पास आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद बातचीत करने के बाद बाकी बच्चों से बोलेगा सर 0.052 केल्विन जो है ये बढ़ जाएगा, या यूं कहें 0.052 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये सुनते ही जो हमारे सर होंगे, ठीक है, जिन्होंने ये क्वेश्चन दिया होगा, उस बच्चे से बोलेंगे नालायक, तूने आज जो है मुझे धोखा दिया, तूने जाकर के सवाल लगा करके और आंसर बता दिया, तूने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो बच्चा पका जाएगा, वो सोचेगा आखिर ऐसा क्या हो गया, सर को कैसे पता चल गया। तो बड़ी कहानी है इंटरेस्टिंग। सब लोग सब कुछ जानते हैं, जो आप लोग करते हैं वो सब, सर जो आपके होते हैं वो सब जान जाते हैं कि आपने क्या कुछ किया है, नकल की है या अकल से किया है, सब जानते हैं, है बच्चों। तो क्या होगा, वो जो आपके टीचर हैं वो जान जाएंगे कि आपने एक्सपेरिमेंट किए बगैर कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि सर को इसका एक्सपीरियंस है। अब सर बोलेंगे चलो मेरे सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, एक दूसरे बच्चे को पकड़ लेंगे, उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंट करो। अब केस 2 में क्या होगा, चलेगा एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट शुरू होगा, और एक्सपेरिमेंट जब शुरू होगा तो सब एक्सपेरिमेंट करेंगे। सब कुछ करने के बाद में अब एक बात और बताना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये लैंड्सबर्गर मेथड से निकालते हैं। कौन सा मेथड? लैंड्सबर्गर मेथड। तो लैंड्सबर्गर मेथड जो होता है, इस मेथड से आप, ठीक है, निकालते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लैंड्सबर्गर मेथड से। ऐसा करने के बाद में पता चलेगा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया डेल्टा टीबी, ऑब्जर्वेशन से जो आया एक्सपेरिमेंट करके, वो बेटा पता चला रियलिटी में कि 0.052 का 2 टाइम था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 0.104। तो 0.104 ये इतना केल्विन डिफरेंस आ जाएगा, या यूं कहें 0.104 डिग्री सेल्सियस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में आएगा। ये ऑब्जर्व वैल्यू इस कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला लगाया और ये लैंड्सबर्गर मेथड से आया। तो बेटा जब भी ऐसा होगा कि कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कैलकुलेशन से आ रही है और जो ऑब्जर्वेशन यानी एक्सपेरिमेंट से आ रही है बराबर नहीं होगी, तो आप कहेंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये एबनॉर्मल हो गई है, ये एबनॉर्मल आ रही है, क्योंकि ये कैलकुलेशन के बराबर नहीं आ रही है। तो एबनॉर्मल किसको जाता है? ठीक, एबनॉर्मल किसको बोलते हैं? तो सही मामले में एबनॉर्मल किसको बोलोगे? जो नॉर्मल है और एबनॉर्मल है, दोनों में अंतर क्या आता है आइए समझा देता हूं। देखिए बच्चों, यही सबसे इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान रखिएगा बात। यहां पे एबनॉर्मल में एबनॉर्मल सीपी यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों में अंतर मेनली क्या है, ध्यान समझिएगा। जब कभी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है तो जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू बराबर मिलेंगे, और जब एबनॉर्मल सीपी होगी तो ये दोनों वैल्यूज कभी भी बराबर नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान समझने वाली बात है। तो अब वो स्टूडेंट सोचेगा कि उसको तो आदत है नहीं, ठीक है, क्या करने की, प्रैक्टिकल करने की, तो सोचेगा इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढा जाए। तो वो क्या करेगा, हमारी क्लास ज्वाइन करेगा एलिमेंट एडुटेक पर लगा करके और देखेगा कि ये आखिर क्या बताते हैं एलिमेंट एडुटेक वाले। वो देखेगा क्लास में और देखेगा कि आज कुछ यहां ऐसा सिखाया जा रहा है जिसमें जो सर पकड़ लेते थे अब नहीं पकड़ पाएंगे, क्या करना है, आखिर ये क्या सिखा रहे हैं ये देखते हैं। तो इनको बच्चे को बताया जाएगा कि आपको करना क्या है। दरअसल आपको फार्मूले में, इस फार्मूले में डेल्टा टीबी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई केबी इंटू एम लगा देना है। बच्चा, वो बच्चा बोलेगा आई क्या है, तो आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है नेत्र खोल लो। आई मतलब आईज मतलब आंखें। तो हकीकत है कि आई मतलब आंखें यहां पर नहीं है, यहां पर इस आई का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग बच्चा। ये आई जो है ये वांट ऑफ फैक्टर है, और यही वांट ऑफ फैक्टर जो होता है बच्चा, ये आपको पूरे के पूरे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हर जगह नजर आने वाला है। ठीक, तो ये आप आईज खोल के देख लीजिए, ये जो आई है ये आपको हर जगह एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नजर आने वाला है। ठीक है, तो देखा बच्चा, यहां पर होने वाला क्या है, वांट ऑफ फैक्टर आखिर कैसे निकालते हैं, इसको कैसे लगाते हैं, ध्यान समझना। ये वांट ऑफ फैक्टर जो होता है आई, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल
बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है बच्चा। ठीक है, अब ये क्या है, एसोसिएशन डिसोसिएशन, ये सब कहां से आ गया, ध्यान समझिएगा बात को। ऐसा होता है बच्चों, अभी तक हमने जो भी बात की थी, अभी तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो भी बात पिछले 2 दिन से हम कर रहे थे, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का केस हो और चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का केस हो, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की हो, सब केस में एक ही काम हो रहा था। और वो क्या हो रहा था कि जो सॉल्यूट था उसका मैं 3 एग्जांपल बोलता था, याद होगा आपको। मैं कहता था सुक्रोज मिला दो, ग्लूकोज मिला दो, फ्रक्टोज मिला दो। मैंने कॉमन सॉल्ट का नाम कभी नहीं लिया, पिछला क्लास फिर से चेक कर लेना। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान देना, मैंने वहां पर नाम लिया ग्लूकोज का, सुक्रोज का, फ्रक्टोज का, मैंने नाम नहीं लिया कॉमन सॉल्ट का, मैंने नाम नहीं लिया एसिटिक एसिड का। क्यों नहीं लिया, उसके पीछे रीजन क्या है, ध्यान समझेंगे। देखिए बच्चों, ऐसा होता है सॉल्यूट का पार्टिकल अगर नॉन वोलेटाइल है, लेकिन ऐसा है कि सॉल्यूट का पार्टिकल सॉल्यूशन बनते समय सॉल्वेंट में जाने के बाद या तो टूट जाता है या जुड़ जाता है, दो ही चीज होती है। ठीक है, अगर एक पार्टिकल गया और टूट गया अपने आयंस में, तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन का केस, मतलब टूट जाना। और अगर पार्टिकल्स सॉल्वेंट में गए और वहां जाकर के दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में क्या करने लगे, ठीक एसोसिएशन करने लग गए। ठीक है, मीटिंग करने लग गए आपस में, कैसी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लग गए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेलोजन बॉन्डिंग, कैसी भी बॉन्डिंग हो सकती है। आगे आप पढ़ेंगे सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आगे चल करके हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, उसमें आप पढ़ेंगे कि हेलोजन बॉन्डिंग भी होती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी तरीके से हेलोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, थोड़ा सा आप सर्च करिएगा, कुछ गूगल वगैरह भी करके देख लिया करिए कभी कभी, हेलोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये देख लीजिएगा आज। ठीक है, थोड़ा सा कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी आपको, हेलोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेलोजन बॉन्डिंग, ऐसी कुछ भी बॉन्डिंग अगर होगी तो वहां एसोसिएशन होने लगेंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होकर के 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक बना सकता है, 3 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना सकता है। तो जब भी बेटा एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस होगा तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एब नॉर्मल आने लगेगी, तब कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगी, ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो ध्यान समझिएगा, ये आई क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है, तो डिसोसिएट या एसोसिएट होने के बाद एक पार्टिकल जितने पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा डिसोसिएट होने के बाद, उसका नंबर ऊपर लिख देंगे। और टूटने से पहले कितना था वो 1। फॉर NaCl देखते हैं, NaCl के केस में क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। फॉर NaCl बच्चा क्या होने वाला, आपको सबको पता है कि NaCl जब टूटता है 2 आयंस में टूटता है, Na+ और Cl-। यहां पार्टिकल 1 और 1 हो गया, यहां 1 था, तो टूटने के बाद कितना हो गया, 1 + 1 = 2। टूटने से पहले कितना था बच्चा, 1, तो इसका मतलब यहां पे आई इसके लिए क्या होगा, टूटने के बाद 2, टूटने से पहले 1, 2/1। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक पिछली क्लास में मैंने सिखाया था, ठीक है, जिस दिन याद होगा आपको, जो पिछले क्लास से डे 2 में ही मैंने सिखा दिया था आपको कि कैसे आयंस में तोड़ा जाता है, किसी एक इलेक्ट्रोलाइट को या किसी एक कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड को कैसे 2 आयंस में तोड़ा जाता है। जब मैं नॉर्मेलिटी के लिए आपको सिखा रहा था, ठीक, तो उसमें नॉर्मेलिटी के लिए n फैक्टर निकालते समय मैंने बताया था, बिल्कुल वैसे आपको तोड़ देना है। NaCl के केस में 2 होगा, और जैसे बच्चा यहां पर 2 होगा तो आप समझ गए 2 × अब वो जो सर की वैल्यू आई थी, मतलब बच्चे की वैल्यू आई थी, सर की नहीं, ठीक है, उसमें देखेंगे उतना केल्विन आंसर आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा। अग्री करते हो, अग्री करते हो सब बच्चे? जल्दी से सबको इंफॉर्मेशन दे दो जल्दी से, आज बहुत धुआंधार क्लास चलने वाला है, एकदम मजेदार। ठीक, ऐसा क्लास आपने पहले कभी मुझसे पढ़ाई नहीं होगा आज तक, जितने बच्चे मुझे जानते हैं। ठीक है, एकदम जबरदस्त। जल्दी आओ बच्चे, क्लास में जल्दी आते जाओ। गुड इवनिंग बच्चों, सब लोग जल्दी आ जाइए। चलो जल्दी सबको इंफॉर्मेशन दे दो। आज लाइव क्लास में 10 लोग हैं, ठीक है, इसको 10 से जल्दी 100 और 100 से 1000 करना होगा। ठीक है, देखते हैं कितनी जल्दी होता है, देखते हैं एलिमेंट एडुटेक में कितना दम है और हमारे साथ के स्टूडेंट्स में कितना दम है, कितना अच्छा रिजल्ट निकलते हैं, कितने जल्दी लोगों को जोड़ते हैं। देखते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। तो समझेंगे यहां पर बच्चे बात बहुत अच्छे से कि NaCl के लिए जो 1 था फैक्टर था, उसका वैल्यू 2 था। ठीक, एक केस और देखेंगे, अभी आप लोग बताएंगे आंसर। हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एक केस लेते हैं सोडियम सल्फेट का, केस लेते हैं सोडियम सल्फेट का, Na2SO4 का। बच्चा बताओ Na2SO4 टूट के कितने आयन देगा, जल्दी से बताइए। Na2SO4 सोडियम सल्फेट टूट करके कितने आयन दे देगा, जल्दी से बताएं, बहुत जल्दी से। Na2SO4 जल्दी से, देखते हैं किसका आंसर सही आता है, जल्दी से बताइए। Na2SO4 जल्दी, Na2SO4 जितने बच्चे भी हैं क्लास में जल्दी से बताएं।
जल्दी से आंसर दीजिए। Na2SO4 टूट करके क्या देगा? देखिए Na2SO4 टूट करके क्या देगा? 2 सोडियम आयन देगा और एक बच्चा सल्फेट आयन देगा। कहने का मतलब 2 ये और 1 ये, कुल मिलाकर के पार्टिकल 3 हो जाएंगे। टूटने से पहले 1 था, यानी I का वैल्यू 3/1 होगा। I का वैल्यू 3/1 होगा। ठीक, वेरी गुड। जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अभी यहां पे 2 किसी बच्चे ने दिया है आंसर, ये बच्चा गलत है आंसर। सोडियम सल्फेट, ध्यान देना, सोडियम सल्फेट Na2SO4 था बेटा। पहले दिन मैंने बताया था कि ये सल्फेट आयन तो अलग है, ये 2 आगे ले जाओगी या 2 आगे ले जाओगे तुम लोग, ठीक है, जो भी बच्चा है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये एक सल्फेट आयन और 2 सोडियम आयन, कुल मिलाकर कितना होगा? 3 आयन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं एक और बहुत अच्छा सा। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी इसका आंसर देंगे। जितने बच्चे हैं इस क्लास में, पिछली क्लासेस में इसका मैं जिक्र कर चुका हूं, जो अब लिखने जा रहा हूं, TLI3। जो बच्चा ये आंसर बता देगा उस बच्चे का जेईई एडवांस में सिलेक्शन तय है। और अगर नीट का बच्चा है तो वो जहां चाहे उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लाने के लिए रैंक ले आएगा पक्का। TLI3 में बताओ आई का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बताओ। TLI3 पिछली क्लासेस में इसका जिक्र हुआ है। TLI3 जल्दी देखे कौन बताता है बच्चों? TLI3 बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। और TLI3 जो होता है ये आइसोमॉर्फस होता है, ये आइसोमॉर्फस है विद CSF3। ध्यान देना, CSF3 के साथ आइसोमॉर्फस है। दोनों का फार्मूला एक जैसा देखने में लग रहा है। क्या CSF3 के साथ आइसोमॉर्फस है? मतलब ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, इसको हम CSI3 कर देते हैं। अगर आपको लगता है यहां पर तो मैं इसको चलिए CSI3 कर देता हूं। बोलिएगा जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? TLI3 आई का वैल्यू क्या होगा? आई का वैल्यू क्या होगा? जितने बच्चे हैं क्लास में 11 हो गए हैं, जल्दी बताइए, आंसर बताइए। हिमांशु, प्रतीक, श्रेया, जितने बच्चे हैं जल्दी से बताइए। सभी लोग बहुत जल्दी से बताइए आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सुनिए, अगर आप नहीं जान रहे, ध्यान नहीं है तो ध्यान कर लीजिए। थैलियम है बच्चा, ये थैलियम P ब्लॉक का, P ब्लॉक में ग्रुप 13 का एलिमेंट है बच्चा। और ग्रुप 13 में सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट जो लास्ट सेकंड हैवीएस्ट है। और इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट जिनमें काम करता है उनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है क्या? तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती थी +1, हो सकती थी +3, लेकिन ये स्टेबल है ज्यादा। इसका मतलब थैलियम के ऊपर एक चार्ज है +1, तो थैलियम के ऊपर अगर एक चार्ज होगा +1, इसका मतलब इस पे -1 है, I3 माइनस है क्या? तो आयन कितने बनेंगे? 2। आई का वैल्यू कितना होगा? 2/1। TLI3 नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मिलेगा आपको बहुत जगह पर। TLI3 के केस में आई की वैल्यू 2 लगेगी। एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चे, बहुत जल्दी से करेंगे, बहुत जल्दी से सब लोग बताएंगे आई की वैल्यू। जितने लोग भी क्लास में हैं जल्दी से बताएंगे। एक केस और, यहां पर मैं लिख रहा हूं CuSO4। बताइए क्या आंसर होगा? बहुत आसान है। अगर ये आंसर नहीं दिया आपने तो फिर आपको लिए 2-4 क्लासेस और कुछ वीडियो बनाने पड़ेंगे। कॉपर सल्फेट बताओ, जल्दी बताओ। अरे बच्चों जल्दी से बताइए, CuSO4 क्या होना चाहिए आंसर? CuSO4 के लिए आई का वैल्यू, CuSO4 के लिए आई का वैल्यू जल्दी से मैसेज करिए, जल्दी से चैट बॉक्स में जाके देखते हैं कौन बताता है आंसर। CuSO4, अरे भाई कॉपर आयन, सल्फेट आयन, 2 ही है, कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है। 1 और 1 2 हो गया, 1 + 1 = 2, तो 2/1 हो गया क्या? बहुत ही सिंपल है। जितने भी बच्चे इस समय क्लास कर रहे हैं सभी बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है? इस तरीके से आई की वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी केस ऑफ डिसोसिएशन का होगा या केस ऑफ एसोसिएशन का होगा तो आपको एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी बच्चा। आइए अब देखते हैं डिसोसिएशन के केस में कैसे हम क्वांटम फैक्टर के क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान रखेंगे, एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप, जो मैं यहां पे लिखा रहा हूं बच्चे, ध्यान देना। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिसोसिएशन के केस में, ठीक है, क्या करना है आपको? डिसोसिएशन के केस में लिखना केस 1, व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, टॉपिक नोट कर लें, व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गेट्स dissociate
इन सॉल्यूशन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट गेट्स इंक्रीज, अंडरलाइन करेंगे इंक्रीज शब्द को, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, ठीक है। ये मार्क्स आपको दिलवा के जाएगा, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जब डिसोसिएशन का केस होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज होते हैं। तो पहला ठीक ये टॉपिक आ गया, यहां पर जो हॉट्स में जाएगा क्या है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, तो इंक्रीज होता है, ठीक है। दूसरी बात, द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट, किसका पार्टिकल बढ़ा, सॉल्यूट, किसका पार्टिकल बढ़ गया, सॉल्यूट का, विल कॉज द चेंज इन सीपी, यानी सीपी का मतलब डेल्टा टीबी में, डेल्टा टीएफ में, डेल्टा पी बाई पी नॉट में, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई में, इन सब में चेंज कर देगा। क्वेश्चन उठता है बच्चों, ये चेंज कैसा आएगा, ये चेंज इंक्रीज का होगा कि डिक्रीज का होगा, इसके लिए समझते हैं ये क्या होगा। आप सब जानते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस बात पे डिपेंड करती है, आप सभी जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट पे। ध्यान से समझिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन आते हैं वही बता रहा हूं। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। तो अगर ये बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, चेंज में क्या आएगा, चेंज में क्या आएगा, इंक्रीज, क्या आएगा, इंक्रीज, क्या आएगा, इंक्रीज, क्या आएगा, इंक्रीज, क्या आएगा, इंक्रीज। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, सभी इंक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। अब बात करेंगे यहां पर एक छोटी सी बात, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कंपटीशन में, क्या पूछा जाता है आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछता बच्चा कि द मोलर मास ऑब्जर्व्ड विल बी अदर देन कैलकुलेटेड, ठीक, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन ए देता हूं कि ऑब्जर्व मोलर मास ग्रेटर देन कैलकुलेटेड मोलर मास, दूसरा ऑब्जर्व मोलर मास बोलो लेस देन कैलकुलेटेड मोलर मास। क्या आंसर होएगा जल्दी से बताओ, जितने बच्चे क्लास में हैं बोलो, जल्दी 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 से सभी बच्चे आंसर बताएं जल्दी से, बोले ऑब्जर्व मोलर मास कैलकुलेटेड मोलर मास में क्या डिफरेंस है, क्या ये ग्रेटर होगा या लेसर होगा, जल्दी से बताओ। केस ऑफ डिसोसिएशन है, जो भी बच्चे क्लास में जल्दी से बताएं, केस ऑफ डिसोसिएशन है, जितना भी बच्चा इस समय है बोलिए बहुत जल्दी से। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं सिखा देता हूं, इसके लिए मैं सिखा रहा हूं, एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अभी आप 4 सेकंड में सीख जाओगे, जल्दी से लिखो। आपको लिखना यह है, यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, यानी कि I इक्वल टू O बाई सी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नाम सुना है IOC, बस याद कर लो IOC, I इक्वल टू O बाई सी, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, ऑब्जर्व सीपी बाई कैलकुलेटेड सीपी, ये I का वैल्यू है। अगर मैं बोलूं केस ऑफ डिसोसिएशन का है तो I की वैल्यू क्या होती है हमेशा डिसोसिएशन में, 1 से ज्यादा, I की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है डिसोसिएशन के केस में। इसका मतलब I अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर I ग्रेटर देन 1 है तो जाहिर सी बात है कि जो सीपी होगी ऑब्जर्व सीपी बाई कैलकुलेटेड सीपी वो भी हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब ऑब्जर्व सीपी जो होगी वो ग्रेटर देन क्या होगा, कैलकुलेटेड सीपी। अभी भी यहां पर हमारा क्वेश्चन का आंसर सही निकल आए, ये बहुत जरूरी नहीं है, इसके लिए आपको काम करना है, एक फॉर्मूला और लिख लेना है जो मैं लिखवा रहा हूं, जल्दी से लिखेंगे। वो फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखना, देखो बच्चा, ये मैंने जो ये फॉर्मूला लिखा है इन टर्म्स ऑफ, ये किसके लिए लिखा है, इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा बच्चा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है,
इसके अलावा क्या होता है, एक फॉर्मूला और होता है जो मोलर मास के लिए बनता है, और वो क्या है, ध्यान समझेंगे। I बराबर n बाई ए, I इक्वल टू n बाई ए, नॉर्मल बाई एबनॉर्मल, n बाई ए, नॉर्मल बाई एबनॉर्मल, n बाई ए। ध्यान समझना, ध्यान समझना। n फॉर न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर होता है, तो याद रहेगा न्यूमरेटर ऊपर ही रहेगा, कभी नीचे न्यूमरेटर नहीं जा सकता, नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मोलर मास के सेंस में, किसके सेंस में है, मोलर मास के सेंस में। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि यहां पर क्या आने वाला है, इसका मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल का रेशियो आई होता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या लिखोगे, आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब नॉर्मल बाई एबनॉर्मल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब नॉर्मल ग्रेटर देन एबनॉर्मल हो गया। क्या यानी नॉर्मल मोलर मास हमेशा एबनॉर्मल मोलर मास से बड़ा होगा, नॉर्मल मोलर मास एबनॉर्मल मोलर मास से बड़ा होगा। इसका मतलब इस मेथड का यूज करके अगर हमने मोलर मास निकालने का कोशिश किया तो मोलर मास हमेशा कम आएगा, मोलर मास हमेशा कम आएगा। अगर हम यहां पर इस पर्टिकुलर केस में, डिसोसिएशन के केस में मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली हमें जो मिलने वाला है, नॉर्मल का वैल्यू ग्रेटर होगा एबनॉर्मल से, यानी एबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल से कम आएगा। नोट कर लीजिए। अब इनमें रिलेशन क्या है, सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या है बच्चा, कि नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास में से किसको ऑब्जर्व माने और किसको कैलकुलेटेड माने। सबसे बड़ा यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अपने आप से थोड़ा सा पूछो, कहीं आंसर लिख के देख लो और फिर देखना क्या कमाल होता है दोस्तों। देखिए, आइए मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। इसी क्लास में आपको मैं 5 मिनट में सिखा दूंगा सारी बातें, बस ध्यान से सुनिएगा और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सबको इन्फॉर्मेशन कि आज की धुआंधार क्लास जो हो रही है इसमें बहुत कुछ सीखेंगे आप। जो फॉर्मूला आप लगाते हो आई और अल्फा के लिए वो डेराइव करेंगे, आई और अल्फा के लिए एसोसिएशन डिसोसिएशन सबका केस डेराइव कर देंगे। ठीक है, सबका फॉर्मूला। आइए जल्दी से देखिए बेटा, होता क्या है कि जो आपका सीपी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। देखो जितने भी फॉर्मूले थे तुम्हारे, डेल्टा टीएफ में तुमने देखा था टीएफ मल्टीप्लाई मोलैलिटी था, तो मोलैलिटी जब लगाते हो तो मोलैलिटी के फॉर्मूले में आप बेटा जानते हो बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, केएफ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, बोलिए क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या केजी में। और अब बेटा जानते हो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट को जानते ही हो कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट क्या होता है बेटा, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास होता है बच्चा। तो मोलर मास कहां गया बेटा, मोलर मास कहां गया, नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो सीपी है मोलर मास के इनवर्स रिलेशन में। ध्यान रखना एकदम, आज से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत तंग करता है बच्चों को। ठीक है, और ये क्वेश्चन तंग करता है, इस क्वेश्चन को ही हम करने का तरीका सिखा दे रहे हैं। देखो सीपी अगर बढ़ेगा, देखो सीपी अगर बढ़ेगा, किस केस में बढ़ेगा, डिसोसिएशन के केस में, तो मोलर मास घटेगा, मोलर मास घटेगा। फिर बोल रहा हूं मोलर मास घटेगा, सीपी बढ़ेगा डिसोसिएशन के केस में, सीपी बढ़ेगा, सीपी बढ़ेगा डिसोसिएशन के केस में, तो मोलर मास घटेगा इनवर्स रिलेशन में। फिर दूसरा केस देखेंगे, एक और केस। ठीक, अगर यहां पर क्या होगा बेटा, अगर सीपी घटेगा, अगर सीपी घटेगा, किस केस में घटेगा, एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में सीपी घटेगा क्योंकि पार्टिकल घट जाता है, तो उस केस में मोलर मास क्या होगा, बोलो दोस्तों, बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, एसोसिएशन के केस में क्या होगा, सीपी घटेगा, मोलर मास बढ़ेगा। डिसोसिएशन के केस में सीपी बढ़ेगा, ठीक है, मोलर मास क्या होगा, घटेगा। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से इंफॉर्मेशन दे दिए सारे बच्चों को। ठीक है, यस 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 यस, बहुत जल्दी से ये फॉर्मूला नोट करिए, ये रिलेशन नोट कर लो बच्चों। ठीक है, इसके मुताबिक तुम समझ गए होगे कि जो वहां पर I इक्वल टू ओ बाई सी था, मैं एक साथ कर देता हूं, सारी चीजें एक जगह पे कर देता हूं, एक साथ एक जगह पे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए इसके साथ ही लिखता हूं, I बराबर ओ बाई सी, ये सीपी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सीपी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। अभी तुमने देखा कि जो सीपी होती है, जो सीपी होती है वो मोलर मास के इनवर्स रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, बोलो बराबर क्या होगा। ठीक है, सीपी
सीपी अगर ऑब्जर्व कैलकुलेटेड है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मोलर मास के लिए क्या लिखूंगा, जल्दी से बोलो, कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाई, बोलो, कैलकुलेटेड मोलर मास ऊपर चला जाएगा, ये कैलकुलेटेड नीचे, ये कैलकुलेटेड मोलर मास वाला ऊपर जाएगा, ये ऑब्जर्व ऊपर है, ये ऑब्जर्व नीचे जाएगा, ऑब्जर्व मोलर मास। देखो बेटा तुम्हारे सामने सब कुछ तुम्हारे सामने है, और अभी इसके सामने हम फॉर्मूला लिख देते हैं आई के लिए Na यानी N/A, याद होगा N बाई क्या बताया था, A। जरा देख लीजिए, सारा कंफ्यूजन आज तक का सारा मैल उतर गया, दिमाग से सारा मैल बाहर, सब कुछ बाहर, ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा, ये फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, I इक्वल टू OCP बाई CCP, ऑब्जर्व बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और बेटा यहां पे क्या गया, कैलकुलेटेड मोलर मास बाई ऑब्जर्व। क्यों? क्योंकि हमको पता है मोलर मास सीपी का इनवर्स रिलेशन में होता है बेटा, और कैलकुलेटेड मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास में क्या रिलेशन है, नॉर्मल बाई एबनॉर्मल। ध्यान देना बच्चों, यानी कि जो कैलकुलेटेड मोलर मास होता है उसी को नॉर्मल बोलते हैं, और जो एबनॉर्मल आता है उसी को बोलते हैं ऑब्जर्व मोलर मास। कैसा था जरा कमेंट करके बताओ, तुरंत बताओ कमेंट करके, कैसा था ये, बोलो कैसा लगा, बहुत जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी से बताओ, कितना यूजफुल है और कितना इजी है, जल्दी से बताइए, जो लोग क्लास में है, कितना इजी है बच्चों, बहुत जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी से बताओ। एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में आप कंफ्यूज थे, अगर थे तो बताइए कैसा लगा, जल्दी से कमेंट करिए, और जल्दी से इसके बारे में बताइए मुझे, दोस्तों को भी बता दीजिए कि आज आपका कंफ्यूजन दूर हो गया है एलिमेंट एडुटेक पे, बहुत जल्दी से। यस, अभी तो कोई आंसर नहीं आया है मेरे पास, कोई फीडबैक नहीं है, जवाब नहीं है, जल्दी बताएं जो लोग भी क्लास में है। यस यस, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक है। इसी तरीके से सीख गए मेरे ख्याल से, तो अगर सीख गए तो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन करवाते हैं, ऑब्जर्व कैलकुलेटेड दोनों के लिए एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन लिखिए फटाफट, एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फाइंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट on addition of, find the elevation in boiling point on addition of 3 moles of magnesium बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, 3 moles of मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर, या इसको 4 kg कर देते हैं, रुको, या 10 kg कर लो, चलो 10 kg ऑफ वाटर। क्या निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज टू बी कैलकुलेटेड, डेल्टा टी भी निकालना है, केबी गिवन है कितना, 0.52 kg मोल इनवर्स मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के फार्मूले में सारा क्वेश्चन बैठा हुआ है अंदर उसके घुस के, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के अंदर ये पूरा क्वेश्चन बेटा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 होल ट्वाइस, अगर ये हो गया तो बहुत क्लियर है कि आई की वैल्यू क्या होने वाली है, समझ रहे हैं, ये टूट करके एक तो देगा मैग्नीशियम आयन और 2 देगा बेटा बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि 2 और 1 3/1 हो गया बच्चा, ठीक, 1 फैक्टर 3 हो गया। फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा टीबी बराबर आई मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, आंसर आ गया बेटा, 3 मल्टीप्लाई केवी कर दीजिए, 0.52 मल्टीप्लाई, जल्दी बताओ
नंबर ऑफ मोल कितना बताया था मैंने, 3 मोल। डिवाइड कितने से करोगे, 4 से करोगे, क्या आंसर मिल जाएगा 4 से डिवाइड करने से, ये 0.13 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, मल्टीप्लाई 0.13, बोलो आंसर आ गया बच्चा कितना, 1.17। आंसर कितना आएगा, 1.17 केल्विन। अब देखो बेटा, अगर आंसर 1.17 केल्विन आया तो अब आपको मैं दिखाता हूं यह आंसर आपका सही था। इसी क्वेश्चन को अब हम ऑब्जर्व कैलकुलेटेड के टर्म में बना देते हैं, इसी आंसर से क्वेश्चन एक और तैयार करते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन, देखते हैं। पहले आप नोट कर लें इसको जल्दी से, इसको नोट कर लें बहुत जल्दी से, चाहे अभी नोट कर लें चाहे बाद में भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था मेरा, 3 मोल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऐड किया गया 10 किलोग्राम वाटर में, 4 केजी कर देते हैं, सॉरी 4 केजी, 10 केजी नहीं 4 केजी, ठीक, 4 केजी ऑफ वाटर में, तो 4 लगा दिया मैंने इसलिए नीचे यहां पे, ठीक है। आंसर ये आ जाएगा 10 लगाएंगे 10 के अकॉर्डिंगली आ जाएगा, जल्दी से नोट करो। और अब इससे क्वेश्चन बनाते हैं। आइए क्या बनेगा, एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, इसी से दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इसी से उत्पन्न हुआ। क्या क्वेश्चन है देखो जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये बनेगा, ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, on observation of boiling point elevation of 3 mole of unknown solute on adding to 4 kg water was found to be 1.17 Kelvin. Find the molar mass of unknown solute. ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उसका मोलर मास बताइए, ठीक है, ध्यान समझिए। इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि उसका मोलर मास बताइए, जबकि पिछले केस में मान लेते हैं कि उसने यहां पर जो भी हमने यूज किया है इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक क्या आना चाहिए था, उसके मुताबिक क्या आना चाहिए था, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक देखिए आंसर क्या आता। अगर हम यहां देखते तो हमने 3 मोल उसके यूज किए हैं, तो 3 मोल का, ठीक है समझ रहे हैं, 3 मोल का यहां पर जो मास आता वो उसका जो मोलर मास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का होता है उसका 3 गुना होता। यहां पर जो मोलर मास था, यहां जो मोलर मास था बेटा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का, वो कितना था, ध्यान दो, मैग्नीशियम का 24 होता है, ठीक, प्लस HCO3, ध्यान से देखना 48 12 कितना हो गया, 60 हो गया, 61 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 मल्टीप्लाई 2, ध्यान देना 122 होगा क्या, प्लस 24 होगा क्या 146 हो गया, 146 ग्राम पर मोल था। लेकिन बेटा देखना, ध्यान से देखना, आपकी 146 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, ठीक, 146 ग्राम पर मोल था, ठीक। इसका क्वांटिटी कितना डिसॉल्व किया होगा, तो मॉस ऑफ सॉल्यूट कितना गया होगा बताओ मुझे, 146 इंटू 3 6 जा 18, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। 140 इंटू 3 कितना होता है 520, और 6 गुना 3 कितना हो गया 18, देखेंगे तो 538 हो गया क्या, ठीक है, 538 ग्राम था, ठीक, 538 ग्राम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हमको आई के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, केबी इंटू, बोलो क्या करेंगे, मॉस डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है, मॉस डिवाइडेड बाई मोलर मास करेंगे, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, यहां पे 1000 डिवाइडेड बाई मॉस ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ग्राम का केस होगा तो ऐसे लिख देंगे, केजी का केस होगा तो डायरेक्ट केजी लिख के ऊपर 1000 लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ध्यान देना, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन उसने दे दी कि 1.17 आता है, केबी हम लगा देंगे 0.52, मॉस कितना यूज हो रहा है 538 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास निकालना है, एक्स मान लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बच्चा
ध्यान देना 4 kg, इसका मतलब 4000 ग्राम, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 13 बार कैंसिल हो जाएगा, ध्यान समझ रहे हैं। और ये यहां पर देखा जाए तो डेसिमल डेसिमल कट जाएगा और ये 13 से 9 बार कट जाएगा। आंसर क्या आएगा एक्स का, देखो एक्स इक्वल टू आएगा 538/9। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए और आंसर बताइए कितना आना चाहिए। 146/3 आना चाहिए। 146/3 जरा देखो 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 3 9, 3 1 3, 2 बचेगा, 3 7 28, सॉरी 3 7 21, ठीक है कितना आएगा, 3 3 9, ठीक है यहां पर काट दिया हमने, 3 1 3, 2 बचेगा, 3 7 21 कितना बचेगा, ठीक है 2 बचेगा, 3 9 बोलो 27, एक बचेगा, काटते जाएंगे 3 से फिर काटेंगे, 3 5 कितना 15, 2 बचेगा कितना आएगा, 3 9 27 कितना बचेगा 2, 3 7 21 फिर 2 बचेगा। ये कुछ ऐसा आएगा क्या बेटा, कुछ ऐसा आएगा क्या, 59.77 आएगा क्या। ठीक है जरा यहां पर भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, थोड़ा सा फिर से रीचेक कर लेते हैं। 61 × 2 क्या देखते हैं, ओ 3 था, 16 × 3 48, 48 और 12 कितना हो गया 60, 60 और 1 कितना हो गया 61, 61 × 2 कितना होगा, ठीक 122 में 24 जोड़ देंगे 146 हो गया। ठीक है 3 मोल का मॉस कितना आता, ध्यान दो 3 मोल डाला गया था, 3 मोल का मतलब, ठीक है यहां से देखेंगे ये थोड़ा सा यहां पर इंफॉर्मेशन गलत चला गया, ठीक है यह थोड़ा सा 538 नहीं आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा कैलकुलेशन सही, 14 × 3 कितना आएगा 420, ठीक और 6 × 3 18, 438 आना था क्या, यस 438 आना था। ठीक है 438 आना था, तो मैं यहां पर भी 438 लिखूंगा बेटा, और 438 यहां पर भी लिख दूंगा, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा, इसीलिए वहां पर वैल्यू मैच नहीं कर रहा था। 438 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चा 9 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3 कितना बचेगा, 3 4 12 और कितना बचेगा 3 6 ठीक है 18। देखिए 146/3 आ गया। ठीक है कैलकुलेशन पर वहीं से शक हो गया था, क्यों, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक जो है वो क्या है वो मुझे पता है, इसीलिए 146/3 मुझे पता था कि इसका आंसर आएगा, और वो तुम्हें भी पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों बात समझ रहे, कैसे पता था मुझे कि 146/3 आएगा, क्योंकि उसके आई की वैल्यू 3 थी, आई की वैल्यू 3 थी। तो ध्यान रखना बच्चा, जितना आई की वैल्यू होगा उतना जो तुम्हारा नॉर्मल मोलर मास होता है उसमें उतने से डिवाइड लगा दीजिए, आपको दूसरी वाली वैल्यू आराम से मिल जाएगी। बात समझ में आया, बात समझ में आया, बहुत आसान हो गया क्या, बहुत आसान हो गया। अब फिर से देखते एक बार, फिर से देखते एक बार। ठीक है क्या था क्वेश्चन में, इसने कहा कि 146 × 3 मतलब 438 ग्राम अगर हम मिला दें एक अननोन सॉल्यूट 4 kg वाटर में, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 1.17 केल्विन बढ़ जाता है। बताओ कि वो उस अननोन सॉल्यूट का मोलर मास क्या था। ठीक वाटर के लिए केबी की वैल्यू गिवन है, डेल्टा टीबी जो है, ठीक है डेल्टा टीबी जो है, ठीक है ये दिया हुआ है 1.17 के, डेल्टा टीबी क्या दिया है 1.17 के। ध्यान से देखना, इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी, यहां पर केबी की वैल्यू पुट कर दी, मॉस की ये वैल्यू पुट कर दी 1000, मोलर मास निकालना ही है, मॉस ऑफ सॉल्वेंट 4000 ग्राम, कैंसिल वगैरह करके सब कुछ निकाल करके जो मेरी एक्स की वैल्यू 146/3 आ गई बच्चा। इसका मतलब मैंने कहा कि मोलर मास 146/3 ग्राम पर मोल होगा, लेकिन मेरा आंसर गलत माना जाएगा। ठीक क्यों, क्योंकि उसका सही में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का आप सभी बच्चे जानते हो मोलर मास 146 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है तो यही आपको कैलकुलेशन इस तरीके के मिलेंगे जिस केस में आप सवाल रखते हैं। ठीक एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप आगे करते हैं, कैसे हम लोग इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस देखते हैं, आइए उसकी तरफ चलते हैं। अगला हेडिंग लिख लेंगे इसी में, अगला हेडिंग लिखेंगे बच्चे सभी इस केस में, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान देना बच्चा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इंफॉर्मेशन एक नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये वाला, आप लिख लीजिए जल्दी से लिखिए। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज नो नीड टू यूज, लिखिए इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज नो नीड टू यूज द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जल्दी से लिख लीजिए, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हो,
जो पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जिसके लिए अल्फा का वैल्यू 1 होता है। अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चा, ये कितना होता है? उसके लिए अल्फा का वैल्यू 1, क्योंकि ये होता क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं किसको है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जल्दी से नोट करो, मुझे पता है बहुत अच्छे से, पिछले साल 11वीं में पढ़ाई उतनी ज्यादा हुई नहीं है, तो आप लोगों का इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर उतना अच्छा है नहीं। अभी मैं जल्दी ही उसका वीडियो बना दूंगा, वो क्लास जरूर देख लेना। जो इक्विलिब्रियम है, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, दोनों क्लासेस के जो वीडियो होंगे वो बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना। शॉर्ट में बनाऊंगा, बहुत ज्यादा फैला के ऐसा करके नहीं बनाऊंगा, वो छोटा छोटा सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है? देख लेना ध्यान से। तो अल्फा जो है अलग चीज होती है, आई अलग होता है, आई वन टॉप फैक्टर है, और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो होते कौन से हैं? ध्यान से देखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉल्ट ऑफ, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये तीन चीज होगी, ये या ये, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है बच्चा, ठीक? लेकिन अगर केस ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ अल्फा 1 होगा, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू जब 1 हो जाती है तो आपको आई की वैल्यू जो है क्या लगानी है? तो आई की वैल्यू क्या लगानी है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन। बच्चा कुल मिला के इसको क्या करना है? आप जैसे तोड़ते हो, मान लेते हैं AXBY था, तो आप तोड़ोगे इसको तो क्या बनेगा बच्चा? x a का पावर प्लस y प्लस क्या लिखोगे? YB के ऊपर माइनस x, मतलब ये x प्लस y, मतलब क्या आएगा? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1, ये i आ जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1, ठीक है? लेकिन यहां ध्यान देना, अब बच्चा आएगा केस, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही, और यही पूछा ही जाता है दरअसल ज्यादा, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जानते हो केस किसका देता है? ये बहुत चालाक है ये लोग, ठीक? ये लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं, ठीक? या कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वीक एसिड दे दे, जैसे H3PO4 दे दे, H3PO2 दे दे, H3PO3 दे दे, कुछ ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना? या फिर ऐसा दे सकते हैं कि जैसे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस। ध्यान समझिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? वीक एसिड होता है, वीक बेस होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये तो आप लोग समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे SB, है ना? ये सब समझते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना, एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, चलो। वीक एसिड में जैसे मान लेते हैं कि एसिटिक एसिड है ना? और वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बच्चा, है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अभी मेरे सामने आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हूं, तो इसीलिए मेरे माइंड में आ गया। बताओ जल्दी से कमेंट करके, जो बच्चा बताएगा जाहिर सी बात है कि उसका जेईई एडवांस में सिलेक्शन तुरंत मैं क्लियर कर दूंगा, होगा कि नहीं? बताओ मुझे, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? बहुत जल्दी, बिना किसी सोर्स के तुरंत बताओ, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या अभी तक तुमको किसी ने बताया? बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलो, बेरियम हाइड्रोक्साइड बताओ जल्दी, बहुत जल्दी से। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? जल्दी, जितने बच्चे क्लास में, जल्दी से, क्लास छोड़ के मत जाइएगा, आंसर भले मत दीजिए, क्लास छोड़ के जाना नहीं है, और ना ही कोई गूगल करेगा। देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जल्दी से आंसर दो। क्लास के एंड में बताते हैं, क्लास के एंड तक सोच लीजिए, और चलिए गूगल करने को भी अलाउ कर देते हैं, आप कर लीजिएगा, गूगल भी कर लीजिएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड आंसर आ गया होगा गूगल पे। और चूंकि टॉपिक चल रहा था वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और बेरियम हाइड्रोक्साइड का जिक्र किया है, क्वेश्चन पूछना हो तो आपका सिक्स सेंस क्या कहता है वो आपको पता होगा कि सर यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसको लिख के ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, आंसर आपको मिल गया, ठीक? बाकी गूगल आपका काम कर देगा, ठीक है? गूगल अंकल ने आपको बता भी दिया होगा अब तक, जल्दी से देखिए, मिल गया होगा, आंसर आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? आंसर मिल गया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? चलिए ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं। अब चकना क्या है, इस केस में क्या होता है, जो अल्फा होता है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
वो कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कभी भी वो 1 नहीं होता है। यानी जितने पार्टिकल होते हैं वो सब कभी भी नहीं टूटते हैं, वो हमेशा उनका अल्फा 1 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा। नोट कर लीजिए कहीं, इनके केस के लिए अल्फा ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ठीक है, अल्फा विल बी ऑलवेज लेस देन 1, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। अल्फा विल बी ग्रेटर देन 0 बट विल बी लेस देन 1। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो फिर अगर अल्फा ये हो गया बेटा, तो बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर बेटा अल्फा की वैल्यू 1 नहीं है, तो अगर 100 पार्टिकल हमने डाले तो 100 के 100 पार्टिकल तो टूटे ही नहीं। तो अगर 100 पार्टिकल हमने डाले, जो बात मैं कह रहा हूं वो यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर एक सॉल्यूशन हमने बनाया, देखिएगा बहुत ध्यान से, एक यहां पर वाटर बॉडी लेते हैं, इस वाटर बॉडी में हमने बाहर से 3 पार्टिकल ये डाले, ये 3 पार्टिकल है, मान लेते हैं 3 पार्टिकल है, ठीक, ये AB एक पार्टिकल, ये AB दूसरा पार्टिकल, ये AB तीसरा पार्टिकल, 3 AB के पार्टिकल है। AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान देना, AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, WE है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके 3 पार्टिकल डाले, 1 2 3, ये तीनों को इसमें हमने ट्रांसफर कर दिया पानी में। अगर इसका अल्फा 1 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, तीनों नहीं टूटेंगे। अब जरा बात ध्यान से समझना, अगर बात समझना ध्यान से, अगर अल्फा 1 से कम है तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स टूटेगा, वो लेस देन 3 होगा। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स टूटेगा वो 3 से छोटा होगा। 3 थे, 3 के 3 तो टूटे नहीं, 3 से कम होगा। तो इसका मतलब जो मान लेते हैं, लेट ओनली 1 पार्टिकल इज डिसोसिएटेड। ध्यान देना बेटा, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। एक ही पार्टिकल टूटा, तो एक पार्टिकल अंदर जाके जब टूटेगा AB, तो कितने आयन दे देगा, ध्यान देना, एक A+ और एक B- देगा, यानी 2 पार्टिकल देगा, ये अकेला। और बाकी के AB एक पार्टिकल रहेगा, एक और AB एक ही पार्टिकल रहेगा। कुल मिलाकर पार्टिकल अंदर कितने हुए, जब ध्यान से देखना, टोटल पार्टिकल कितने आए आफ्टर डिसोसिएशन। टोटल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन बच्चा कितना आया, आफ्टर डिसोसिएशन कितना आया, जल्दी से बताओ। एक टूट करके 2 बना, 2 तो ये आएंगे, 3 4, यानी 4 आएगा। यानी कि यहां पर I की वैल्यू कितनी आएगी, 4/1, 4/1, 4/1 आएगा या 4/3 आएगा, ध्यान से देखना। टोटल पार्टिकल कितने थे, 3, 4 तो आए टूटने के बाद, टूटने से पहले कितने थे, 3, 1 2 3। अब जरा बच्चे मुझे बताओ, क्या ये अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो भी आंसर यही होता, आंसर है नहीं। उस कंडीशन में आंसर क्या होता बताओ, तो 3 पार्टिकल डाले जाते, डालने से पहले 3 थे और डालने के बाद कितने हो जाते, आंसर है 6 हो जाते, आंसर 6 हो जाते। तो ये अंतर है बच्चा, इसलिए हमको यहां पर ये क्वेश्चन तंग करेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर एडवांस लेवल पर पूछा गया इस तरीके का क्वेश्चन कि 3 पार्टिकल डाले गए, 3 पार्टिकल का मतलब वो अमाउंट देगा, अमाउंट मतलब मोल दे देगा, है ना, मोल देगा। नहीं मोल देगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर मास देके उसका मास बताएगा कि इतना डाला गया, है ना। ठीक, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, मोल दे देगा, मास दे देगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे क्वेश्चन देगा। फिर उसके बाद में आपसे पूछेगा कि बताइए इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितना ठीक एबनॉर्मलिटी आएगा बताओ, है ना, या क्या कुछ आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वाइस वर्सा। तो आप जल्दी से फार्मूला लगाओगे और आपके माइंड में वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा वाली बात है नहीं, तो आप तुरंत क्या करोगे, इस केस के लिए क्या लगा दोगे बच्चा, 6/3 कहने के बाद 2 लगा दोगे, I का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करके और पूरा आंसर निकाल करके बैठ जाओगे। वो आंसर वो वाला भी कोई ना कोई ऑप्शन में जरूर होगा। ठीक, ध्यान देना, जो तुम लोग सोचते हो ना, जो गलती करते हो, उसका भी ऑप्शन अगला बना देता है। क्यों, क्योंकि जो बनाने वाला क्वेश्चन है वो जानता है गलती कहाँ कहाँ होने की गुंजाइश है, तो वो सारा ऑप्शन तैयार करता है। कई बार बच्चा सवाल लगाता है, उसका आंसर आ जाता है, वो दिखता 4 में दिख गया, बस उसको लगाता है और आगे बढ़ जाता है, यही वो गलती करता है। ठीक है, इसीलिए जानते हो क्या हुआ, इसलिए जेईई एडवांस लेवल पर मोर देन 1 करेक्ट आंसर का क्वेश्चन उसने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं आगे की क्लासेस, सारी की सारी बारीकियां बता दूंगा कि कहां से ये लोग खेलते हैं आपके साथ गेम और कैसे कैसे बच्चे उस गेम में फंस जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद घर आके कहते हैं यार पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, रैंक क्यों खराब होगी पता नहीं, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आंसर क्या है उसका, आंसर यही है कि कंसेप्ट आपका बन नहीं पाता है मित्रों।
ठीक है, तो कंसेप्ट बनाइए। थोड़ा सा लेट हमने शुरू किया है। आप भी सोचते होंगे सर अगर कंसेप्ट बनवाना ही चाहते थे तो शुरू कर दिए होते अप्रैल में, तभी तो ढंग का थोड़ा सा कंसेप्ट बन जाता। लेकिन कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, जब आए तभी से शुरू कर दो। चलो ठीक है, ठीक है, अब से करेंगे सब लोग जुट के बढ़िया से करेंगे तैयारी। बोलो जल्दी से कमेंट कर देना भाई। आप कमेंट अगर करते रहेंगे तो कमेंट ही बूस्टअप है, वो बिल्कुल ब्लड का काम करता है। किसी आदमी को ब्लड की कमी हो, उसको ब्लड चढ़ा दीजिए, देखिए वो दुगनी तेजी से गति से काम करता है ना। तो कमेंट जो होता है यूट्यूबर्स के लिए है, पॉजिटिव कमेंट ब्लड का काम करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ा देता है 4 गुना, है ना। चलो बाय द वे आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना बच्चों। अब क्या आएगा, ध्यान देना। आप एक हेडिंग लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ध्यान देना बच्चे लोग। आइए निकाल लेते हैं इसका फॉर्मूला बहुत जल्दी से। कैसे आएगा ध्यान देंगे, ध्यान देना। यूं तो बच्चों को सबको फॉर्मूला पता है, ठीक है, बहुत जल्दी से लिख भी देंगे फॉर्मूला। बच्चों को पता है अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1, सबको पता है। लेकिन यहां पर एक समस्या ये आती है बच्चा कि एन क्या है, आई क्या है और अल्फा क्या है। अल्फा तो बता चुका हूं, डीओडी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एन क्या है, एन क्या है, एन वो है जो आपको लगता था। और लगता क्या था आपको? तो बहुत अच्छा लगता था। क्या लगता था? बहुत अच्छा, कि हम सब कुछ पढ़ के बैठे हैं और बस एग्जाम देने की देर है। लेकिन यहां पर तो कुछ और ही कहानी चलने लगी यार। ठीक है, ये पूछ रहे हैं अल्फा क्या है, आई क्या है और एन क्या है। अब हम कंफ्यूज हो गए, बहुत सारा नंबर आ रहा है, एन भी नंबर है, आई भी नंबर है, अल्फा भी नंबर है, सब तो नंबर है। इसमें से कौन रेशियो है, कौन कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल हो सकता है? जरा बात ध्यान समझिएगा। ये एन क्या है, ये एन क्या है? किसी एक सॉल्ट के लिए, फॉर अ सॉल्ट, वो स्ट्रांग हो, वो वीक हो, ये ठीक है सेम रहेगा, वो ठीक है सेम रहेगा, बार बार बोल रहा हूं, ठीक। एन सेम रहेगा, क्या सेम नहीं रहेगा? अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेस देन 1, अल्फा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वल टू 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेस देन 1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वल टू 1। अब आई क्या है? आई ही तो काम का चीज है ना। आई ही तो हमें तंग किए हुए है, क्योंकि आई ने ही यहां पे काम करना है हर जगह पे बच्चा, है ना। ये आप जान रहे हो कि इसी आई के लिए सारा खेला हो रहा है ना। ठीक है, ऐसा बोलते हैं क्या कि सारा खेल ही इसीलिए हो रहा है ना। ठीक, ऐसा लिखोगे, यहाँ एम नहीं लिखोगे, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिखोगे? सॉल्यूट लिखोगे। और ओपी के केस में क्या लिखोगे? पाई बराबर आई सी एस इंटू टी। ठीक, यही ना लिखोगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इंटरेस्ट से पढ़िए यार, एकदम चिल मार के पढ़िए एकदम। वैसे भी ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है आजकल, है ना। ठीक है, इस रूम में वैसे नहीं है, मैं तुमको दिखाने के लिए, ताकि ये सर्दी में वीडियो लाइव वाला है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठंडा बहुत ज्यादा नहीं है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हीटर लगा हुआ है। ये मेहनत है दोस्तों। ये मेहनत जब होती है ना तो इंसान को क्या आता है? पसीना। और पसीना आता है तो इसका मतलब ठंड नहीं लगेगी ना। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब आप भी दौड़ते रहिए, दौड़ते पढ़िए, वॉकिंग करते पढ़िए। ठीक है, ठंड नहीं लगेगा। चलिए आइए देखते हैं कैसा लग रहा है बच्चों। बोलो जल्दी से बताओ, क्लास में कैसा लग रहा है बच्चों को? ऐसा लग रहा है कि ठीक है बड़े इजी वे में पढ़ रहे हैं, या टफ तो नहीं लग रहा है? बताओ, टफ लग रहा हो तो इसको और इजी किया जाए। टफ नहीं ना लग रहा है? सही बताना, ईमानदारी से बताना सब बच्चे। कोई बच्चा मैसेज कर दो, मैं समझ जाऊंगा। कोई एक बच्चा, क्या टफ लग रहा है? जो भी है दोस्तों, जितने लोग भी, कोई एक लोग मैसेज करो, मैं समझ जाऊंगा। बच्चा सब एक ही जैसा होता है, बच्चा मन का सच्चा, है ना। बच्चा मन का सच्चा, कोई भी बच्चा मन का सच्चा बच्चा बोले क्या लग रहा है? जल्दी से बताओ।
वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बात है, सारे बच्चे मन के सच्चे। ऐसा नहीं है, इंटरेस्टिंग तो नहीं लग रहा है ना, सही लग रहा है क्या कि ये कौन से तरीके से पढ़ा रहे हैं यार। ठीक, इतना इजी होता तो सब बच्चे इजी इजी पढ़ करके अभी तो बहुत सारा क्लीन हो जाते हैं। इजी का टाइम है इस समय, है ना, सर्दियों का टाइम है, इजी। ठीक है, मम्मी ने मंगवाया होगा इजी, आप भूल गई होंगी रास्ते में, या आप भूल गए होंगे रास्ते में, है, लेकिन इजी नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, जो सर्दी वाला कपड़ा है वो मैला पहनना पड़ेगा, है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, इजी वे में इसको हम लोग बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, ठीक, शार्प कर देते हैं। आइए बच्चा समझिए, देखो करना क्या है यार, ये आई का खेल है, ये आई जानते हो कैसे निकालना है, और देखते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, ऐसे लिखना ए बी एन माइनस वन, क्या लिख देंगे, ए बी एन माइनस वन, ए बी एन माइनस वन, ये लिख देना एक सिंबल ए बी एन माइनस वन। छोटा लग रहा हो तो बड़ा सारा करके लिख दूं, हो सकता है कि वहां पे बोर्ड साफ साफ ना दिखता हो, थोड़े दिन में हम लोग भी अमीर हो जाएंगे, हैं, ऐसा लगता है, बच्चे हमको करा देंगे अमीर, है कि नहीं, तो हम भी अमीर हो जाएंगे, तो बड़ा वाला बोर्ड ले लेंगे चमकने वाला, जिसमें कि डिजिटल टाइप का बड़ा बड़ा दिखता है ना, ठीक, ए बी एन माइनस वन लिख देंगे। अब इसको तोड़ेंगे किसमें, ए के ऊपर लगा देंगे क्या, एन माइनस वन, बच्चा एन माइनस वन लगा देंगे, प्लस उसके सामने है, अंडरस्टूड है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस है, है कि नहीं है, सही बताना, सही है, वेरी गुड। फिर इसका मतलब प्लस क्या, चलो लगा देते हैं प्लस, कुछ लोग सोचेंगे कि प्लस नहीं लगाए थे, है ना, ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, एन माइनस वन, क्या लिख देंगे बच्चा, बी के ऊपर एक माइनस। बात ध्यान से समझना, जो सबसे मुद्दे का बात है, समझना, ठीक है, लेट इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए बी एन माइनस वन बराबर मान लेते हैं कितना, कितना मानना चाहते हैं बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जो तुम मानना चाहते हो, एन एक्स वाई जेड जैसा भी मानना चाहते हो वैसे कर देते हैं। चलो क्या करना है, चलो बताओ क्या कर दिया जाए, क्या करना है बताओ, जल्दी बताओ, सी बताओ, सी कर दिया जाए, सी, इसको सी कर देते हैं, ये जीरो और जीरो, अभी सी है तो ये जीरो जीरो है, लेकिन इसका डीओडी मानते हैं, लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा। बेटा अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, अब उतना इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन अब थोड़ा सा मजाक बंद कर देते हैं और थोड़ा सा काम की बात बहुत सीरियस कर लेते हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा, ध्यान सुनिएगा। ये इक्विलिब्रियम का टॉपिक है दरअसल, और ये आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मिलता है, और ये आपको कहीं ना कहीं केमिकल ऑर्गेनिक्स में भी मिलता है, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना। देखो यहां पे सी लिखते हैं जब हम, तो ये शुरुआती है, अभी ये टूटा नहीं है, तब ये जीरो जीरो थे, ठीक है। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो अल्फा की जो अभी डेफिनेशन पढ़े थे, अल्फा का मतलब क्या होता है, जितना पार्टिकल टूट गया डिवाइडेड बाई जितना था, टूट गया डिवाइडेड बाई जितना था, वही अल्फा था। तो अगर अल्फा मुझे पता है तो मैं अल्फा बराबर क्या निकालूंगा, टूट गया डिवाइडेड बाई जितना था। अब बताओ, टूट गया ही तो निकालना है, क्योंकि उतना ही तो इसमें से बचेगा, जो टूट गया वो इसमें से बाहर कर देंगे, और जितना टूट गया उतना ये बन गया है ना, ठीक। तो ये टूट गया, कितना टूट गया, कितना टूट गया, कितना टूट गया, जितना था मल्टीप्लाई, जितना था मल्टीप्लाई अल्फा, जितना था मल्टीप्लाई अल्फा। क्या बात है दोस्तों, इतनी भी इजी पढ़ाई हो सकती है क्या, सच में हो सकती है दोस्तों, एक बार मन से सोच लो कि पढ़ना है, जितना था मल्टीप्लाई अल्फा, जितना था सी था इंटू अल्फा, इसका मतलब सी अल्फा टूट गया, इसका मतलब सी अल्फा टूट गया क्या, है ना। तो सी अल्फा क्या करोगे, इसमें लिखोगे रिमेनिंग एट इक्विलिब्रियम लिखोगे सी माइनस सी अल्फा। दोस्तों ये करना सीख गए तो आधे से ज्यादा काम हो गया। अगर ये करना मेरे बच्चे सीख गए अगर आज, तो वो बच्चे केमिकल काइनेटिक्स में जो सल्फ्यूरिल क्लोराइड वाला सवाल इस बार आने वाला है बोर्ड के एग्जाम में, वो करके आएंगे जरूर। सी माइनस सी अल्फा करना है बच्चों। देखो यहां पर एक मोल था, तो ये एक मोल और ये n माइनस वन मोल, यही समझने वाला बात है मित्रों। ये अगर एक था तो ये एक है और ये n माइनस वन है, मतलब ये एक टूटेगा तो एक बनेगा और ये n माइनस वन बनेगा। इसका मतलब ये सी अल्फा है, यहां से सी अल्फा टूटा है तो ये सी अल्फा बनेगा। तो ये दोस्तों क्या बनेगा बताओ, कमेंट करके बताओ, n माइनस वन सी अल्फा बनेगा क्या, n माइनस वन सी अल्फा बनेगा, ठीक। इसका मतलब इसको लिख सकता हूं मैं क्या, n माइनस सी अल्फा। बोलो बच्चा क्या लिखूंगा, n सी अल्फा और माइनस सी अल्फा,
इतना ही तो लिखूंगा। अब बता दो मुझे, जल्दी से बताओ, टोटल पार्टिकल टूटने के बाद कितना है? बताओ, टोटल पार्टिकल टूटने के बाद बच्चों कितना है? कॉपी पे क्लिक करके देखो, टोटल पार्टिकल टूटने के बाद कितना है, बताओ, कमेंट करो जल्दी से बताओ, टोटल पार्टिकल टूटने के बाद कितना है? जल्दी बताओ, टोटल पार्टिकल टूटने के बाद कितना है यार, जल्दी बताओ बच्चों। देखो, टूटने के बाद टोटल पार्टिकल तुम्हारे सामने है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इन सबको जोड़ दो। ठीक, टोटल पार्टिकल है ना, आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ गया बच्चा, बोलो जल्दी से बोलो। C माइनस सी अल्फा प्लस, जल्दी से बोलो, एन सी अल्फा माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा। क्या बात है, बहुत सारा कुछ हो गया। अब एक प्लस एक माइनस, खत्म कहानी। ठीक, उसके बाद क्या बचा? उसके बाद क्या बचा? सामने दिख रहा है सबको, सामने दिख रहा है सबको बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या बचा? ठीक ठीक, अब बताओ, टूटने से पहले कितना था? ठीक, टूटने से पहले कितना था, बोलो। इनिशियल कितना था, यानी बिफोर डिसोसिएशन कितना था? आंसर है सी था। टूटने के बाद कितना हुआ? सी माइनस सी अल्फा ये था, सी अल्फा ये था, और एन सी अल्फा माइनस सी अल्फा ये था। सब जोड़ करके क्या आया? देखो, सी अल्फा माइनस प्लस वाला कट गया, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, कट गया, ये माइनस वाला सी अल्फा, ये सी, और ये एन सी अल्फा, ये इतना बच गया। और उसके बाद लिखेंगे क्या बचा? हम लिखेंगे कि आई बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल टूटने के बाद डिवाइडेड बाई टूटने से पहले। ठीक, टूटने के बाद कितना है, बोलो। सी माइनस सी अल्फा प्लस एन सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी। क्या लगता है, सी कॉमन ले लीजिए, बुरा तो नहीं लगेगा? सी कॉमन ले लेते हैं, सी को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन मान लेंगे किसी आदमी को तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है मुझको कॉमन मान लिया गया। ठीक ठीक है, तो कॉमन मान लिया गया, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है क्या, मुझको कोई वैल्यू नहीं करता है क्या, मुझको कॉमन आदमी मान रहे हैं क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है। सी कॉमन लिया तो सी कॉमन लिया, यहाँ के 1 हो गया, ये माइनस अल्फा हो गया, प्लस क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एन अल्फा डिवाइडेड बाई सी। सी ने सी को मार दिया, मार दिया, क्या हो गया? आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। दोस्तों, कहानी समझ में आ गई है आपको बहुत अच्छे से? अब क्या होने वाला है, ये सारे बच्चे मेरे जान गए हैं कि अब सर क्या करने वाले हैं। आई माइनस 1 बराबर एन अल्फा माइनस अल्फा लिख दें, इस माइनस अल्फा को उधर कर दें यार, तो क्या होगा? आई माइनस 1 बराबर क्या कॉमन ले लें, अल्फा, एन माइनस 1 आ गया, यानी कि आपका डेरिवेशन हो गया। अल्फा बराबर आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1। बोलो, हो गया? हो गया बच्चों? यही था फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1। क्या रटने की जरूरत है? क्या रटने की जरूरत है? कितने बच्चे बताएं, कितने बच्चों को लगता है रटने की जरूरत है? जल्दी बताओ। बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितने बच्चों को लगता है कि रटने की जरूरत है? नहीं ना, एकदम भी नहीं। जल्दी से नोट कर लो इसको, कितना आसान था। यहां मैंने क्या लिखा है? अल्फा बराबर टूट गया बाई जितना था, और टूट गया बराबर अल्फा इंटू जितना था, अल्फा इंटू जितना था। ये थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा यहाँ पे ऑड लग रहा हो देखने में, तो छोटा सा छोटा सा एक्स बना देते हैं यहाँ पे। एक्स मतलब मल्टीप्लाई का निशान। ठीक, समझ में आ गया? समझ में, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ठीक, तो अब ऐसे केस में बच्चा क्या होगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसमें अल्फा पूछता है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चा अल्फा पूछेगा। ठीक, और उस क्वेश्चन में क्या देगा, इंफॉर्मेशन क्या देगा, फ्रेमिंग क्वेश्चन की कैसी होगी, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। वो फ्रेमिंग कैसी ऐसे क्वेश्चन की करता है, सुनिएगा, वो फ्रेमिंग कैसी करता है, पहले मिटा दें। आज डस्टर लगा दें, डस्टर लगा दें, डस्टर है मेरे पास वैसे, ठीक है, लेकिन हम सोच रहे थे इससे काम ना लिया जाए, कपड़े से काम ले लिया जाए, लेकिन ये तो अच्छा काम कर रहा है भाई। चलो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कई बार देखने में लगता है कि शायद काम नहीं करेगा, लेकिन काम तो बहुत अच्छा कर रहा है कि नहीं?
कमेंट करके जल्दी से बताओ कैसी लग रही है क्लास, क्या इजी नहीं लग रहा है? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बहुत नॉर्मल हो गया, बोलो जल्दी बताओ, जितने बच्चे हो क्लास में जल्दी से बताओ मुझे, जो भी हो क्लास में जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या लग रहा है, नॉर्मल एबनॉर्मल? ठीक, दोनों में से कौन आसान है? अरे यार एबनॉर्मल आसान हो गया ना। ठीक, देखो क्वेश्चन की फ्रेमिंग, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन कैसे करता है। एक बार तुमको फ्रेमिंग समझ आ गई ना क्वेश्चन की, तो तुम फ्रेमिंग समझने के बाद ना खुद ही क्वेश्चन बनाने लगोगे, समझ लेना। देखो क्या करेगा पता है, ये बोलेगा ये तुमको मॉस जो है सॉल्यूट का दे देगा, ठीक है, विल बी गिवन, ये मास तुमको सॉल्यूट कर दे देगा, एक बात कर देगा, फिर ये मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे देगा, पक्का दे देगा, ठीक, ये भी गिवन होगा। उसके बाद जानते हो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा ऑन ऑब्जर्वेशन बाई एक्सपेरिमेंट और थ्रू एक्सपेरिमेंट, दोनों में से कोई भी शब्द प्रयोग कर सकता है, हो सकता है ये वाली बात ना यूज करे बाई एक्सपेरिमेंट, आपको थोड़ा सा सस्पेंस में रखने के लिए बोलेगा कि डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ या डेल्टा पी बाई पी नॉट या ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इतना था, मतलब ये भी गिवन होगा। अब इसके बाद में जानते हो क्या बोलेगा, ये बड़े प्रेम से आपको केबी दे देगा, केएफ दे देगा पक्का, और इस केस में टेम्परेचर दे देगा, टी गिवन दे देगा, नॉर्मल नॉर्मल, एस और आर भी गिवन होगा, है ना। पता क्या करेगा, वो काम करेगा जो उसके दिमाग में चल रहा है। वो क्या करेगा पता है, वो तुमसे बोलेगा कि बताओ इसका वांट ऑफ फैक्टर आई कितना है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना है, ये दोनों चीजें पूछेगा। और जो यहां पर सॉल्यूट देगा वो ये जरूर बता देगा कि क्या है, वो नोन होगा, वो ऐसा दे देगा सॉल्यूट ए एक्स बी वाई टाइप का दे देगा, ये तुमको पता होगा, भली भांति पता होगा कि ये ए एक्स बी वाई है, ठीक, ये तुम्हें पता होगा पक्का, विश्वास मानो। अब पता है क्या करेगा, वो आई भी पूछेगा, अल्फा भी पूछेगा, तुम्हारे दिमाग में जो चलेगा वो मैं यहां लिखता हूं, क्या चलेगा तुम्हारे दिमाग में, ये सवाल चलेगा कि यार क्या चलेगा, सवाल चलेगा ये कि आई बराबर क्या होता है, एक चलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन, है ना, ये आपके दिमाग में चलेगा पक्का। दूसरा आपके दिमाग में ये चलेगा कि भाई अल्फा बराबर क्या था, आई -1 बाई n-1। अब आपका दिमाग खराब, आप सोचेंगे यार इसमें आई भी पूछा है, आई इसमें लगाते हैं तो अल्फा निकलता है और आई है नहीं, और अगर अल्फा, ठीक, अगर आई निकालना है तो अल्फा नहीं है, और यहां से आप इतना कुछ लिख के इतनी सारी मेहनत करके क्या करेंगे, उसके बाद अगले सवाल पे चले जाएंगे, है ना, और मन ही मन सोचेंगे थोड़ी देर में हमको आ जाएगा, पर वो आएगा नहीं, वो चला गया, है ना, वो पहले आया ही नहीं था तो जाएगा क्या, है ना। तब क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, स्ट्रैटेजी, जल्दी लिखो, स्ट्रैटेजी, स्पेलिंग सही है, कर लेना सही, अगर नहीं सही हो तो, टू सॉल्व, स्ट्रैटेजी टू सॉल्व, क्या करना है, देखो सबसे पहले मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा कि सीपी कैलकुलेटेड निकालेगा क्या, सीपी कैलकुलेटेड माने जनरल फार्मूला जो था बिना आई वाला, सबसे पहला बिना आई वाला फार्मूला लगाएगा, ठीक, कौन सा वाला, मतलब जैसे ये डेल्टा टीबी वाला फार्मूला, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम वाला, लाइक दिस वन, जैसे भी सब फार्मूला था वही सब लगा देगा। अब मेरा बच्चा क्या करेगा, अब मेरा बच्चा ये करेगा
वो ऑब्जर्वेशन बाई एक्सपेरिमेंट वाली वैल्यू जो है वो वाली वैल्यू यूज करेगा। अब वो सीपी ऑब्जर्व की वैल्यू को यूज करेगा। कहां करेगा? अभी मैंने बताया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी याद रखना है। अब फार्मूला लगा देगा मेरा बच्चा, आई इक्वल टू ओ बाई सी, आईओसी, है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। अभी क्या होगा? ऑब्जर्व सीपी बाई कैलकुलेटेड सीपी, ये आ जाएगा, आएगा पक्का? ठीक। अब इससे आई तो आ गया अपना, आई आ गया तो अल्फा भी आ गया, और एन हमको पहले ही पता है पता? क्या बोलते हैं? आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा बच्चों, ठीक है बराबर। किसी को कोई डाउट हो तो बोलेगा कोई बच्चा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी 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 हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब एक सवाल इसमें और पूछता है, पता क्या पूछता है? जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करना। एक सवाल और बोलता है कि फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ईश्वर, इतनी सारी चीजें दुनिया में बनाई, लेकिन ये पढ़ाई क्यों बनाई है? अगर पढ़ाई नहीं बनाई होती तो बड़े आराम से जिंदगी चलती। टीचर नाम का व्यक्ति होता ही नहीं, स्टूडेंट नाम का व्यक्ति होता ही नहीं है। ऐसा होता, कैसा लगता? इमेजिन करके देखो, यूट्यूब की सारी जो गलियां हैं वो खाली होती है ना। ठीक है, तो आइए क्या हो रहा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट अब पूछ दिया है। कितना अत्याचार है बच्चों के साथ, बताइए। ऐसा भी होता है क्या? इतनी सारी चीजें कोई एक ही क्वेश्चन में पूछता है क्या? मतलब इतना पूछिएगा तो बच्चा सब भूल जाएगा एग्जाम में, लेकिन हम उसको भूलने नहीं देंगे। क्या करना पता है उसको? बच्चे को सीधा सीधा उसको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, अगर वो कम पढ़ना चाहता है तो। पर मैं कहूंगा ज्यादा पढ़ो। के बराबर सी एल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस एल्फा, ये फार्मूला बच्चे लगा देंगे मेरे, और मेरे बच्चे आंसर सही करके आएंगे। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट को बच्चा के बोलते हैं। सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, सी क्या है? क्वेश्चन में देगा, सी क्वेश्चन में देगा। कैसे देगा पता है? कैसा दिखेगा? सी कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? कहां दिखा दे, कहां दिखा दे? यही दिखाते। ठीक बोलेगा 0.1 m एस्टिक एसिड, ऐसा क्वेश्चन लिखेगा। 0.1 m एस्टिक एसिड, ये जो 1 m जहां जहां भी दिखे, जो कुछ भी दिखे, ये यही सी है बच्चा। अल्फा तुम निकाल ही चुके हो, है ना? एस्टिक एसिड टूट करके एन कितना देगा? एन 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 टूट के आयन कितने देगा? एस्टिक एसिड एस्टेट आयन, एच आयन, 2 आयन तो देगा, एन 2 हो जाएगा। बराबर है। ये कहां से आया? ये कहां से आया? यहां से आया। कहां से आया? कहां से आया? कहां से आया? कहां से आया? चलो जल्दी से निकालते हैं। कहां से आया? कहां से आया? तुम कहां से आए हो? जल्दी से बताओ, नहीं तो तुमको ढूंढा जाएगा। कहां से आते हो? यही तो मैं सिखा रहा हूं तुमको, ये क्वेश्चन कहां से बनते हैं ना। देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर ए बी था, कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट टूटा, ए प्लस बी माइनस में मान लेते हैं, एट इक्वल टू 0, ये सी था, ये 0 था, ये 0 था। एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं, सब कुछ मानना ही तो है। क्या मानते हैं? मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एक आदमी है, वो सोच रहा है, ठीक, क्या सोच रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कितना है? अल्फा है ना? ठीक है, तो ये सोच रहा है। सोचने की कोई लिमिट नहीं होती, कुछ भी आप सोच सकते हैं। सोच सकते हैं कि आज आप जो है, ठीक है, इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ऐसा सोचा जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति हैं, ऐसा सोचना नहीं है, आप कभी भी खुश हो सकते हैं। ठीक, सारी चिंता टेंशन हटा दीजिए माइंड से, अपने आप खुश, है ना? कितना आसान है। ये सोचेगा कितना टूट गया, कितना टूट गया। ये जानते हो क्या बोलेगा? ये बोलेगा ऐसा है, कितना टूट गया, बोलेगा कितना टूट गया, कितना टूट गया। ठीक, इसको ऐसे लिखेगा, कितना टूट गया बराबर जितना था मल्टीप्लाई अल्फा,
है ना। तो जितना था C इंटू अल्फा, C इंटू अल्फा। अब फिर ये सोचेगा कितना बचा, कितना बचा, ठीक, कान भी तो होंगे इनके, ठीक है, और कुछ ऐसा, चलिए चलेगा, नाकुक भी हुआ, ठीक, ओके, वेरी गुड। कितना बचा, ये बोलेंगे बचा क्या, जितना था उसमें से जितना कम हो गया, तो C माइनस C अल्फा, और ये कितना बना, C अल्फा, ऐसा करेगा। अब लिखेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट K बराबर इसका कंसंट्रेशन A प्लस B माइनस डिवाइडेड बाई AB बराबर C अल्फा मल्टीप्लाई C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा, है ना, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई C कॉमन लिया 1 माइनस अल्फा, C से C को हमने खत्म कर दिया, आ गया, जो चाहिए था वो आ गया, जो चाहिए था वो आ गया। अब जानते हो क्या होता है, फॉर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट ना, क्या होता है, 1 माइनस अल्फा बराबर 1 कर देगा बच्चा, नीचे से इसको 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, K बराबर C अल्फा स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, अल्फा बराबर अंडर रूट K बाई C। अब कहानी समझ में आ गई होगी, किसी सवाल में K दिया होगा, किसी सवाल में K दिया होगा, पक्का आई पूछेगा, है ना, आई पूछेगा, K दिया होगा, और K दिया होगा तो K से क्या निकाल लेंगे, अल्फा, और अल्फा मिल गया तो क्या निकाल लेंगे, अल्फा है तो क्या निकाल लेंगे, आई लगा देंगे तो क्या लग जाएगा, सवाल, ठीक है। तो खत्म करें, खत्म किया जाए, बोलो बच्चों बताओ, खत्म किया जाए आज का क्लास, खत्म कर दें आज का क्लास, ठीक है। इतनी इंटरेस्टिंग क्लास थी, इसको एक बार फिर से सुन लीजिए, ठीक है। केस ऑफ डिसोसिएशन खत्म, पार्ट 2 में कल पढ़ते हैं, केस ऑफ एसोसिएशन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज आराम करिए, पढ़ाई करिए, इतना ही आज पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। कोई समस्या हो तो बताइए जल्दी से। कुछ डिस्कनेक्शन हो गया था, किसी वजह से थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, चलो कोई बात नहीं है, ऐसा क्यों हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका भी मन हो रहा होगा, OBS स्टूडियो का भी मन कर रहा होगा कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा बच्चों को रेस्ट दिलवा देते हैं। आज तो सर ने कमाल ही कर दिया। आज की क्लास बच्चों आपको कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिएगा, और एलिमेंट एडुटेक के साथ आप समझ लीजिए, आप केमिस्ट्री बहुत इजी वे में पढ़ने वाले हैं। एक बहुत बड़ा यहां पर चेंज आने जा रहा है, बहुत बड़ा, और चेंज आने से पहले जरूर कुछ खामोशी होती है, और वो अब तक थी और वो खामोशी अब टूटी है। तो पिछले 10 दिन में जो कुछ हुआ है, आगे आने वाले दिनों में आप इससे 10 गुना तेजी से बदलाव देखेंगे, और उसके बाद अपने केमिस्ट्री को मजबूत नहीं बहुत मजबूत कर लेंगे। और चलिए मिलते हैं कल ठीक उसी समय जिस समय आज मिले थे। तब तक के लिए पढ़ते रहो बच्चों बहुत सारा, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, अपना नाम भी रोशन करिए, अपने गुरुओं का नाम रोशन करिए, और हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए बिना किसी टेंशन के, ठीक है, ओके, गुड नाइट।